नेक्स्ट बेटा है आपका प्रेशर। नेक्स्ट इज प्रेशर। तो प्रेशर में हमारा क्या होता है, एन ऑप्टिमम प्रेशर, ऑप्टिमम यहाँ पे भी हम ऑप्टिमम ले रहे हैं, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर हाई प्रेशर हमारी कंडीशंस है। तो एन ऑप्टिमम प्रेशर कितना यूज होता है, 200 to 900 एटमॉस्फेयर इज यूज्ड इन हैबर्स प्रोसेस। ठीक है, तो ऑप्टिमम प्रेशर क्यों यूज हो रहा है, इतना ही प्रेशर क्यों यूज हो रहा है हमारा, इसका रीजन देखिए क्या है। क्योंकि बेटा देखिए हैबर्स प्रोसेस में हमारा क्या होता है, N2 reacts with H2 thrice of H2 and gives out twice of NH3। ठीक है, तो टोटल कितना वॉल्यूम आ रहा है, 1 + 3 = 4 वॉल्यूम्स आ रहा है। इधर टोटल कितना वॉल्यूम आ रहा है आपका, इधर आपका 2 वॉल्यूम्स आ रहा है आपका। ठीक है, तो आप देखिए जो प्रोसेस आपका हो रहा है हैबर्स प्रोसेस, इट इज कैरिड आउट विद डिक्रीज इन वॉल्यूम। आपके रिएक्टेंट्स का टोटल 4 वॉल्यूम एंड प्रोडक्ट्स का टोटल 2 वॉल्यूम है। तो ले चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, व्हेन एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन या व्हेन रिवर्सिबल रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय डिक्रीज इन वॉल्यूम, देन द प्रेशर ऑफ द रिएक्शन शुड ऑलवेज बी हाई टू कैरी आउट द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो आप जब ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तभी ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपके कंबाइन होकर आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो कितना प्रेशर लगा रहे हैं हम, 200 to 900 एटमॉस्फेयर, इसलिए प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ऑप्टिमम प्रेशर इतना क्यों यूज कर रहे हैं हम, सिंस द रिएक्शन प्रोसीड्स विद decrease in volume, since the reaction proceeds with decrease in volume, hence high pressure favors the forward reaction. Since the reaction proceeds with decrease in volume, hence high pressure favors the forward reaction. लेकिन अगर आप हाई प्रेशर है तो मतलब प्रेशर तो कितना भी हाई कर सकते हैं ना आप, बट what happens if the pressure becomes too high? क्या होगा जब आपका प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, if the pressure is too high, तो हमारा जो प्रोडक्शन प्लांट है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। जब बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दोगे, ऑब्वियस बात है बेटा, वहां आपकी सब मशीन ही तो है, वो सब क्या हो जाएंगे, आपके डैमेज हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी सब। ठीक है, बट इफ द प्रेशर इज टू हाई, द प्रोडक्शन प्लांट can't withstand या कैन गेट डैमेज्ड, कुछ भी लिख सकते हैं आप, can't withstand at such pressure। ठीक है, तो आपका प्रेशर हाई होना चाहिए लेकिन बहुत हाई भी नहीं होना चाहिए। तो हाई में भी कितना, तो जितना आप प्रेशर रख रहे हैं वो इस रिएक्शन के लिए क्या है, ऑप्टिमम प्रेशर। हैंस ऑप्टिमम प्रेशर 200 to 900 atm is used। अच्छा, मैंने बेटा आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम लोग जो गैसेस होती है हमारे, प्योर नाइट्रोजन प्योर हाइड्रोजन, उसको कैटालिटिक चैम्बर में ले जाने से पहले हम कंप्रेशन पंप में पास करते हैं, और कंप्रेशन पंप में गैसेस को कंप्रेस किया जाता है जिससे उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाए। तो आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि क्लोज लाने के लिए तो हम प्रेशर इतना कर दें कि आपके मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप खत्म हो जाए। तो आपके देखिए होता क्या बेटा, जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो आपका सबसे पहले आपका जो भी गैसियस स्टेट में आपका होता है सब्सटेंस, ठीक है, जो भी आपका गैस है वो गैसियस स्टेट से पहले लिक्विड स्टेट में आती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस घटता है, एंड देन वो सॉलिड स्टेट में आती है। लेकिन हमें यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा आपका हाई नहीं करना है, हमें प्रेशर सिर्फ इतना करना है कि उनके बीच का डिस्टेंस इतना हो जाए, वो इतनी पास आ जाए कि उनके बीच में रेट ऑफ कोलिजन हमारा क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट द गैसेस आर कंप्रेस्ड सो दैट देयर मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू वन अनदर एंड द रेट ऑफ कोलिजन बिटवीन देम इंक्रीजेस, क्योंकि रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ कोलिजन पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आपके मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, उतना आपका फास्ट रेट ऑफ द रिएक्शन होगा, उतना जल्दी आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो हमें प्रेशर अप्लाई करके मॉलिक्यूल्स को क्लोज तो लेके आना है, लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस खत्म नहीं करना है, हमें सिर्फ रेट ऑफ कोलिजन बढ़ाना है, उनके मूवमेंट उनमें होता रहना चाहिए। ठीक है, सिर्फ रेट ऑफ कोलिजन उनका बढ़ाना है। ठीक, नेक्स्ट है आपका, तो प्रेशर हमारा हो गया। द नेक्स्ट इज कैटलिस्ट।
तो कैटलिस्ट क्या यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? कैटलिस्ट का काम क्या होता है? द कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड, कैटलिस्ट क्या होता है? द सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू ऑल्टर द रेट ऑफ द रिएक्शन, मींस अ कैटलिस्ट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडिंग अपॉन, हम लोग कैटलिस्ट को भी क्लासीफाई करते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव कैटलिस्ट में। यहाँ पे हाबर्स प्रोसेस में हम आयरन यूज कर रहे हैं जो कि रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है, तो आयरन इज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट आपका, ठीक है। तो फिलहाल तक हमारे अभी 10th में सिर्फ इतना याद रखिएगा, तो कैटलिस्ट हमारा जो हमें रिक्वायर है इस रिएक्शन के लिए वो क्या कर रहा है? हमारे रेट ऑफ द रिएक्शन को एक्सिलरेट कर रहा है, ठीक है। तो the catalyst is required to accelerate the rate of reaction. Catalyst क्या है हमारा? Finely divided. Catalyst है हमारा finely divided iron is used as catalyst is used as catalyst to accelerate the reaction at optimum temperature, ठीक है। नाउ कैटलिस्ट जो है हमारा फाइनली डिवाइडेड क्यों लिया? वाई फाइनली डिवाइडेड आयरन इज टेकन? हम सॉलिड आयरन का बार भी तो रख सकते थे, तो उसको फाइनली डिवाइड क्यों किया? अगेन द रीजन इज सेम, क्योंकि फाइनली डिवाइडेड है तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। पाउडर्ड फॉर्म या फाइनली डिवाइडेड आप उसको लो, इस फॉर्म में आपका जो सरफेस एरिया है वो आपका कैटलिस्ट का इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट एंड हेंस द रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीज होगा तो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या होगा? हमारा इंक्रीज होगा आपका, ठीक है। तो आपका फाइनली डिवाइडेड आयरन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। तो व्हाई फाइनली डिवाइडेड आयरन इज टेकन? तो बिकॉज फाइनली डिवाइडेड आयरन हैव लार्जर सरफेस एरिया, इट एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। नाउ आयरन की एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हमने प्रमोटर यूज किया है। तो प्रमोटर क्या यूज किया है हमने? प्रमोटर हमने लिया है मोलिब्डेनम। प्रमोटर हमारा यहाँ पे है मोलिब्डेनम, ठीक है। प्रमोटर का काम क्या होता है? प्रमोट कर रहा है, नाम से पता चल रहा है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को प्रमोट कर रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है, एनहेंस कर रहा है, इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, तो जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट जो है, अच्छा आपसे अगर कोई पूछे कि आपका आयरन की कॉन्सेंट्रेशन पे फर्क क्यों नहीं पड़ता, आपका हैबर्स प्रोसेस में आप लोग कैटलिस्ट आयरन लेते हो तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे फर्क क्यों नहीं पड़ता? तो उसका रीजन क्या रहेगा? रीजन इज दैट द कैटलिस्ट ओनली एनहांसेस द रेट ऑफ रिएक्शन, एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन इन हैबर्स प्रोसेस, इट डज नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, हेंस इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट इफेक्टेड, ठीक है। तो और आप लोगों का ये सिर्फ रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ा रहा है, मतलब अगर आपका 50 लीटर्स अगर आपका 50 लीटर्स वॉल्यूम में अगर सपोज कर लीजिए आपको 50 लीटर अमोनिया 5 घंटे में मिल रहा है, तो आप कैटलिस्ट का यूज करोगे तो वही 50 लीटर आपको 1 घंटे में मिल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कैटलिस्ट का यूज करोगे तो आपको 50 की वजह 100 लीटर मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। कैटलिस्ट सिर्फ रेट ऑफ द रिएक्शन को एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब स्पीड को बढ़ा रहा है, अमाउंट को इफेक्ट नहीं करेगा आपका, समझ गए? वॉल्यूम को इफेक्ट नहीं करेगा। द कैटलिस्ट ओनली एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन, ये याद रखिएगा, ठीक है। मतलब स्पीड को बढ़ा रहा है, कैटलिस्ट ओनली एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, विदाउट पार्टिसिपेटिंग। इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे अगर आपने 1 ग्राम आयरन स्टार्टिंग में लिया है रिएक्शन शुरू होने से पहले, तो रिएक्शन खत्म होने के बाद आपको 1 ग्राम वापस मिल जाएगा। कैटलिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस जो आपके रिएक्टेंट्स जो आपके कंबाइन होकर आपको 4 घंटे में 50 लीटर अमोनिया देने वाले थे, वो 4 घंटे की जगह आपको 1 घंटे में दे देंगे। तो मतलब स्पीड को आपका बढ़ा रहा है, वॉल्यूम को पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है।
तो catalyst only accelerate the rate of reaction without participating in reaction and also does not affect the percentage yield of ammonia। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, वाई आयरन डज नॉट अफेक्ट द परसेंट या वाई कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया। तो वहां पे याद रखिएगा बिकॉज इट ओनली एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन इट। ठीक है, इट ओनली एक्सेलरेट, वो सिर्फ रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है। ठीक है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो आपको जो चीज आपको लेट में मिलने वाली थी वो आपको जल्दी मिल जाएगी बस। ठीक है, द नेक्स्ट इज प्रोडक्ट अमोनिया। तो प्रोडक्ट हमारे रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या है हमारा, अमोनिया। ठीक है, तो हमारा हमने देखा था कूलिंग कॉइल्स में, हमारी जो कूलिंग कॉइल्स है उसमें हमारी एक पतली सी नॉब थी, गैसेस जो कि हमारी हाई प्रेशर पे कंबाइन हुई एक दूसरे के साथ अमोनिया बनाया। ठीक है, अब वो गैसेस वो उसी प्रेशर के साथ आपका जा रही हैं, आपका जो आपकी पाइप्स लगी हुई हैं आपके प्लांट में, उन्हीं पाइप्स के थ्रू आपकी जा रही कूलिंग पाइप्स में नोजल है। ठीक है, मतलब वो पाइप का वो एंड, कूलिंग पाइप मैंने आप लोग को उस दिन दिखाया था, इस तरीके से आपका एक चैम्बर है कूलिंग चैम्बर, उसमें इस तरीके से आपकी कूलिंग कॉइल्स आपकी लगी हुई हैं। बेटा जब गैसेस हाई प्रेशर से यहाँ आती है तो यहाँ पे आपकी गैसेस जब ये निकलेंगी सारी अनकम्बाइंड आपकी नाइट्रोजन हाइड्रोजन अलॉन्ग विद अमोनिया, तो आपको यहाँ पे पाइप्स में तो उनके पास लिमिटेड एरिया था। ठीक है, अब जब वो चैम्बर पूरा उनको मिल रहा है तो यहाँ पे गैसेस क्या होंगी आपकी, एक्सपैंड करेंगी, एकदम से एक्सपैंड करेंगी। तो वो गैसेस ठंडी होंगी क्योंकि लिमिटेड जगह थी, जब गैसेस के पास लिमिटेड जगह थी तो इतनी सी जगह में हाई टेम्परेचर था, उन पे प्रेशर ज्यादा था। लेकिन जब अब एक्सपैंड होंगी एकदम से तो क्या होगा, उनका टेम्परेचर ठंडा होगा, गैसेस कूल होंगी। ठीक है, कूल होंगी। बाकी साथ में कूलिंग चैम्बर में हम लोग -33 डिग्रीज का टेम्परेचर भी प्रोवाइड करते हैं। तो आपका जो अमोनिया है उसका लिक्विफेक्शन टेम्परेचर लो है तो इजीली वो सबसे पहले आपका क्या होगी, आपकी लिक्विफाई हो जाएगी। ठीक है, जबकि इजीली लिक्विफाई हो जाएगी, जबकि बाकी दोनों गैसेस जो है क्योंकि उनका ये है लिक्विफेक्शन टेम्परेचर है वो इसके कंपैरिजन में, अमोनिया के कंपैरिजन में उनको लिक्विफाई करना -196 -253 ये टेम्परेचर हमारा बहुत मतलब बहुत ही लो है, अमोनिया से तो बहुत ज्यादा लो है। ठीक है, तो अमोनिया के लिए हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन इन गैसेस का लिक्विफेक्शन टेम्परेचर अचीव करने में हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस वजह से ये गैसेस आपकी लिक्विफाई नहीं होती इजीली, जबकि अमोनिया आपकी लिक्विफाई हो जाती है। तो लिक्विफेक्शन प्रोडक्ट में हमें अमोनिया के साथ साथ हमें क्या मिल रहा था, प्रोडक्ट में आपका अमोनिया भी था, साथ में आपकी अनकम्बाइंड जो गैसेस आई थी, अनकम्बाइंड N2 और H2 भी आई थी आपकी। ठीक है ना, अमोनिया को हमें इन दोनों गैसेस से सेपरेट करना था। तो सेपरेट करने की टेक्निक्स एग्जाम में आती है, तो दो तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं। एक होता है हमारा लिक्विफेक्शन, याद रखना एग्जाम में प्री बोर्ड्स वगैरह में पूछी जाती है। तो एक होता है हमारा लिक्विफेक्शन एंड दूसरा होता है हमारा डिसॉल्विंग इन वाटर। बेटा मैं यूजुअली TiON के बदले ये पावर पे N लगा देती हूँ। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, TiON, मैं TiON पूरा लिखने के लिए पावर पे N लगा देती हूँ। ठीक है, तो मे भी मैंने नोट्स वगैरह दिए हो तो वहां पे भी आप लोग को अगर समझ ना आ रहा हो कुछ तो वो यही चीज है, TiON कंप्लीट है वर्ड में। ठीक है, तो बाय लिक्विफेक्शन और बाय डिसॉल्विंग इन वाटर। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो है हमारा अमोनिया उसको हम इन दो तरीकों से हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विफेक्शन टेम्परेचर इसका -33 है, जबकि आप -33 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि नाइट्रोजन का है -196 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हाइड्रोजन का जो है वो है -253 डिग्री सेंटीग्रेड, 253 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इनका लिक्विफेक्शन टेम्परेचर तो आपका बहुत लो है, अमोनिया इनके कंपैरिजन में इजीली लिक्विफाई आपकी हो सकती है। और डिसॉल्विंग इन वाटर, ये दोनों गैसेस वाटर में इनसॉल्युबल है, जबकि आपकी अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो इनके कंपैरिजन में अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करके इजीली हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इनके कंपैरिजन में इजीली आपकी अमोनिया कंडेंस भी हो सकती है, तो ये आपकी इजीली कंडेंस हो सकती है। ठीक है, कंडेंस इजीली इनके कंपैरिजन में। ठीक है, जबकि बाकी गैसेस को आपका कंडेंस करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक है, एंड अमोनिया, सिंस अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर,
सो इट कुड बी सेपरेटेड आउट बाय डिजोल्विंग इन वाटर। तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, अमोनिया इज soluble in water। ठीक है, बाकी while the